नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो इसरो आईपीआरसी का दोस्तों जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, तो उसमें दोस्तों जो वेल्डर ट्रेड है उसका दोस्तों हम लोग यहाँ पर पेपर देखेंगे कि दोस्तों इसरो का ऑफिसर पेपर है। देखिए इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स का देखिए महेंद्र गिरी इसी में रिक्रूटमेंट निकल कर आया है। टेक्नीशियन बी वेल्डर का ये ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, जो कि एग्जाम हुआ था इसका 21 अप्रैल 2018 को हुआ था। 10 बजे से 11:30 बजे यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय मिला था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें दोस्तों 60 क्वेश्चन हैं, ठीक देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और 3-3 नंबर का था ये एक क्वेश्चन, तो यहाँ पर 180 नंबर के हो गए, ठीक अधिकतम अंक। अब देखिए दोस्तों इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। यहाँ पर देखिए वेल्डर ट्रेड का है ये। देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्क वेल्डिंग के मामले में फ्लक्स क्या होता है, यानी कि इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग द फ्लक्स। देखिए आर्क वेल्डन के मामले में जो फ्लक्स होता है दोस्तों, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर विलेपित है, यानी कि इज कोटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। ठीक, इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग द फ्लक्स इज कोटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। ठीक, तो ये हो गया कि आर्क वेल्डन के मामले में फ्लक्स इलेक्ट्रोड पर लेपित होते हैं, अब विलेपित होते हैं। जिनको दोस्तों वेल्डर का क्लास देखना है थ्योरी का या फिर ऑब्जेक्टिव का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक, और जिनको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ भी आप लोग इस वीडियो का ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि मूल धातु विज्ञान की संरचना को किसके द्वारा बदल दिया जाता है, यानी कि मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेरेंट मेटल इज अल्टर्ड बाई, यानी कि मूल धातु की धातु विज्ञान की संरचना को किसके द्वारा बदल दिया जाता है, तो यह बदला जाता है दोस्तों वेल्डिंग या वेल्डन के द्वारा। तो दूसरे का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वोत्तम वेल्डनीयता है। तो देखिए जिस धातु में सर्वोत्तम वेल्डनीयता है दोस्तों, वह कौन सा हमारा रहता है, वो रहता है लोहे में। लोहे का सबसे ज्यादा वेल्डिंग हम लोग करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि हर जगह हम लोग मैक्सिमम जो यूज करते हैं दोस्तों लोहा ही यूज करते हैं हर जगह पर, इसलिए सर्वोत्तम वेल्डनीय धातु कौन सा है, लोहा। ठीक, देखिए यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द बेस्ट वेल्डेबिलिटी, तो ये हो जाएगा आपका आयरन, यानी कि लोहा को सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है वेल्डनीयता में। ठीक, चौथा क्वेश्चन ये प्रकार निम्न में से कौन सा संगलन वेल्डन का उदाहरण है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग। तो देखिए दोस्तों फ्यूजन वेल्डिंग और सब आर्क वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग, प्लास्टिक वेल्डिंग, ये सब जो कुछ भी होता है दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों मैंने डिटेल बना अपना जो क्लास लिया है मैंने उसमें बताया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक, तो फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में, तो फ्यूजन वेल्डिंग का जो एग्जाम्पल है दोस्तों, ये यहाँ पर देखिए ऐसा यहाँ पर, इससे क्या है कि इसरो ने दोस्तों निगलेक्ट कर दिया है, यानी कि इसको नहीं माना है। ठीक, इस क्वेश्चन को गलत मान लिया है इसरो, आईपीआरसी वाले जो थे इसको आंसर को गलत माने थे। पांचवा क्वेश्चन है कि संगलन वेल्डन के अंतर्वेशन का अनुपात क्या है, यानी कि पेनिट्रेशन ऑफ फ्यूजन वेल्ड इज द रेशियो ऑफ। ठीक, यानी कि दोस्तों संगलन वेल्ड के अंतर्वेशन का जो अनुपात होता है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है कि वेल्ड की गहराई से मूल धातु की मोटाई, यानी कि डेप्थ ऑफ द वेल्ड ऑफ थिकनेस ऑफ पेरेंट मेटल। तो पांचवें के यहाँ पर दोस्तों डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस आर्क वेल्डन के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, यानी कि अक्रिय गैस वेल्डन के बारे में जो कथन सही है वो आपको चूज करना था। तो यहाँ पर देखिए अक्रिय गैस गैस वेल्डन तेज है, यानी कि इनर्ट गैस आर्क गैस वेल्डिंग इज फास्टर, ये बिल्कुल सही है। और इनर्ट आर्क गैस वेल्डिंग कैन वेल्ड मेटल कंसीडर्ड इम्पॉसिबल टू वेल्ड, यानी कि अक्रिय आर्क गैस वेल्डन से वेल्डन के लिए असंभव माने जाने वाले धातुओं को वेल्ड कर सकते हैं, ये भी सही है। तीसरा कि यहाँ पर इनर्ट आर्क गैस वेल्डिंग प्रोड्यूस क्लीनर वेल्ड, अक्रिय गैस आर्क वेल्डिंग मार्जक वेल्ड का उत्पादन करता है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर सभी सही हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डन प्रक्रिया उपभोज्य इलेक्ट्रोड का यूज करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो देखिए दोस्तों कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किस में यूज किया जाता है, कौन सा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है,
स्ट्रेट पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी, इन सब के बारे में दोस्तों आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है थ्योरी का, ठीक। अब सातवां देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा MIG वेल्डिंग, ठीक। उपभोज्य इलेक्ट्रोड कौन उपयोग करेगा, तो सातवें का यहाँ पर आंसर हो जाएगा MIG वेल्डिंग। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग प्रक्रिया गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड यूज करता है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड दोस्तों जो यूज किया जाता है वह TIG वेल्डिंग में किया जाता है। TIG वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। नॉन कंज्यूमेबल मतलब जिसका यहाँ पर खपत नहीं होता इलेक्ट्रोड, और इसमें दोस्तों हम लोग फिलर रॉड का प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए खपत नहीं हो पाता है। अब देखिए यहाँ पर नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वेल्डन प्रक्रिया जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा वेल्डन के लिए उसमें उत्पन्न होता है को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि द वेल्डिंग प्रोसेस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय वेल्डिंग बाय केमिकल रिएक्शन इज नोन एज। तो देखिए वेल्डन प्रक्रिया जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा वेल्डन के लिए उसमें उत्पन्न होता है उसको हम लोग दोस्तों जो जानते हैं वह थर्मिट वेल्डिंग के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक। 10वां क्वेश्चन है कि धातुओं के दो टुकड़ों को एक करने की प्रक्रिया जिसमें एक अलाव मिश्र धातुओं के टुकड़ों के बीच जोड़ने हेतु तरल अवस्था में समाविष्ट किया जाता है और इसे ठोस बनने दिया जाता है को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू पीसेज ऑफ मेटल इन विच ए नॉन फेरस एलॉय इज इंट्रोड्यूस्ड in a liquid state between the piece of metal to be joined and allowed to solidify is known as। तो इसको दोस्तों हम लोग जानते हैं ब्रेजिंग के बारे में, यानी कि धातु के दो टुकड़ों को एक करने की प्रक्रिया जिसमें एक अलाव धातु मिश्र धातु को धातुओं के टुकड़े के बीच जोड़ने हेतु तरल अवस्था में समाविष्ट किया जाता है और इसे ठोस बनने दिया जाता है, जिसे हम लोग ब्रेजिंग कहते हैं। देखिए भारी टुकड़ों जैसे ट्रकों, टूटी हुई मोटरों, ढलाइयों, संयोजी दंडों आदि के वेल्डन हेतु आमतौर पर कौन सी वेल्डन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फॉर वेल्डिंग हैवी पार्ट सच एज ट्रक्स, ब्रोकन मोटर कास्टिंग, कनेक्टिंग रॉड ETC द वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड इज जनरली। ये जो होता है दोस्तों ये आपका रहता है थर्मिट वेल्डिंग में, तो थर्मिट वेल्डिंग में ये सब यूज किया जाता है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सूक्ष्म वेल्डन अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त वेल्डन तकनीकी कौन सी है, तो देखिए फॉर माइक्रो वेल्डिंग एप्लीकेशन द मोस्ट सुटेबल वेल्डिंग टेक्निक इज। देखिए सूक्ष्म वेल्डन अनुप्रयोगों के लिए जो सबसे उपयुक्त वेल्डिंग तकनीकी रहता है दोस्तों वो रहता है लेजर वेल्डिंग। तो लेजर वेल्डिंग यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का बी। देखिए यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वेल्डन ऑपरेशन के मामले में अपर्याप्त अंतर्वेशन का कारण होगा। देखिए अनएडुकेट पेनिट्रेशन इन केस ऑफ वेल्डिंग ऑपरेशन विल लीड टू। तो वेल्डन ऑपरेशन के मामले में अपर्याप्त अंतर्वेशन का जो कारण होता है वो रहता है दोस्तों क्रैक फॉर्मेशन, यानी कि क्रैक का निर्माण होने, यानी कि दरार का गठन हो जाना या दरार पड़ जाना, यही वेल्डन ऑपरेशन के मामले में अपर्याप्त अंतर्वेशन का कारण होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डन ऑपरेशन के बाद अवशिष्ट फ्लक्स को धातु की सतह से तुरंत हटाना जाना चाहिए, अन्यथा अवशिष्ट फ्लक्स की उपस्थिति से किसको बढ़ावा मिलेगा, यानी कि आफ्टर द वेल्डिंग ऑपरेशन द रेजिडुअल फ्लक्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेटल सरफेस इमीडिएटली, अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल फ्लक्स विल प्रमोट। तो यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संक्षारण यानी कि कोरोजन। तो क्रोजन यहाँ पर 14 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा संक्षारण। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्ड छितराव को संदर्भित करता है, यानी कि वेल्ड स्पैटर रिफर्स टू। तो देखिए वेल्ड स्पैटर रिफर्स जो ये करता है दोस्तों ये करता है वेल्डन दोष यानी कि वेल्डिंग डिफेक्ट को। तो वेल्ड छितराव किसको संदर्भित करता है, ये बताता है वेल्डिंग डिफेक्ट को। देखिए कर्तन प्रचालन के लिए सबसे उपयुक्त ज्वाला है, यानी कि फॉर कटिंग ऑपरेशन द मोस्ट सुटेबल फ्लेम इज। तो देखिए कर्तन प्रचालन के लिए जो सबसे उपयुक्त ज्वाला होता है दोस्तों वो रहता है आपका ऑक्सीडाइजिंग यानी कि ऑक्सीकारक, ठीक। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग। तो कटिंग ऑपरेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डन के लिए कौन सा फ्लक्स यूज नहीं किया जाता है,
फ्लक्स इज नॉट यूज फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए दोस्तों जो फ्लक्स नहीं यूज किया जाता है वो है आपका कार्बन इस्पात। तो कार्बन इस्पात के लिए दोस्तों हम लोग फ्लक्स यूज नहीं करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर कौन से सिलेंडर का रंग काला होता है? तो देखिए जो सिलेंडर का रंग काला होता है वो रहता है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? काला होता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डन में आर्क लंबाई लगभग किसके बराबर होनी चाहिए? इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। देखिए आर्क वेल्डिंग में जो आर्क की लंबाई होती है लगभग, ये दोस्तों होता है आपका क्षण के व्यास के बराबर। तो 19 का सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेजन में पूरक धातु का गलनांक कितना होना चाहिए? इन ब्रेजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलर मेटल शुड बी। तो देखिए ब्रेजन में धातु पूरक धातु का जो गलनांक होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए 420 डिग्री सेल्सियस। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण धातु की सांद्रता को नियंत्रित करने के लिए माना जाता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कंसीडर्ड फॉर कंट्रोलिंग द पोरोसिटी ऑफ द मेटल। देखिए धातु की सांद्रता को नियंत्रित करने के लिए जो गुण रहता है दोस्तों वो हमारा रहता है गैस सोल्युबिलिटी, यानी कि गैस विलेयता। यहाँ पर 21 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग। जो आर्क वेल्डिंग का दोस्तों प्रकार नहीं है वो है कि एयर एसिटिलीन। ये दोस्तों ये आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन अतप्त वेल्डन के लिए अनुकूल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर नॉट सुटेबल फॉर कोल्ड वेल्डिंग। तो कोल्ड वेल्डिंग के लिए जो सुटेबल मटेरियल नहीं है वो रहता है दोस्तों आपका स्टील यानी कि इस्पात। तो इस्पात जो रहता है अतप्त वेल्डन के लिए अनुकूल नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ताप प्लास्टिक वेल्डन क्षण के अनुप्रस्थ काट का आकार क्या है? यानी कि व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ ए थर्मोप्लास्टिक वेल्डिंग रॉड। तो थर्मोप्लास्टिक वेल्डिंग रॉड का दोस्तों जो क्रॉस सेक्शन शेप होता है वह शेप होता है दोस्तों आपका त्रिकोणीय है। तो 24 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा त्रिकोणीय। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक पर वेल्डनीयता निर्भर नहीं करती? यानी कि ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट वेलेबिलिटी नॉट डिपेंड। तो वेल्डेबिलिटी जो होती है दोस्तों में जिस पर निर्भर नहीं करती है वो रहता है कि बॉइलिंग पॉइंट पर वेल्डेबिलिटी, यानी कि क्वथनांक पर वेल्डेबिलिटी निर्भर नहीं करती है। बाकी थर्मल एक्सपेंशन, मेल्टिंग पॉइंट और थर्मल कंडक्टिविटी इन तीनों पर निर्भर करती है वेल्डिंग। 26 नंबर क्वेश्चन है, HAZ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए HAZ का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हीट इफेक्टेड जोन। ठीक, HAZ का फुल फॉर्म क्या होता है? हीट अफेक्टेड जोन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च ऊष्मा चालित वाले पदार्थों का पिघलना क्या है? देखिए उच्च ऊष्मा चालित वाले पदार्थों का जो पिघलना है यानी कि मटेरियल हैविंग हाई थर्मल कंडक्टिविटी आर टू मेल्ट, तो ये रहता है दोस्तों डिफिकल्ट यानी कि कठिन। तो उच्च ऊष्मा चालित वाले पदार्थों का पिघलना कठिन होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आर्क भट्ठे में उत्पादित ऊष्मा के तापमान का मूल्यांक क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। विद्युत आर्क भट्ठे में उत्पादित ऊष्मा के तापमान का मूल्यांक जो होता है दोस्तों वो रहता है 6000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आर्क के केंद्र से इलेक्ट्रोड अग्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है? यानी कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ आर्क टू द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड व्हाट। तो आर्क के केंद्र से इलेक्ट्रोड अग्र तक की जो दूरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। तो आर्क लंबाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डन मशीन किसका प्रदाय का उपयोग करता है? तो यानी कि जो आर्क वेल्डिंग होता है जो मशीन होता है उसमें हम लोग कौन सा एसी सप्लाई देते हैं या डीसी या फिर दोनों देते हैं, यही पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों जो आर्क वेल्डिंग होता है इसमें हम लोग दोस्तों एसी और डीसी दोनों देते हैं सप्लाई। तो यहाँ पर 23 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न वेल्ड अवस्थाओं के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का डिजाइन किया गया है?
विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज डिजाइन फॉर वेरियस वेल्ड पोजीशन। विभिन्न वेल्ड अवस्थाओं के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का हम लोग डिजाइन करते हैं, तो ये रहता है दोस्तों हमारा फास्ट फ्रीज यानी कि द्रुत हिमन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ एन एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है दोस्तों वह होता है 0.8। तो 32 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छी इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि विच मटेरियल इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। यानी कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बनाने के लिए दोस्तों किस मटेरियल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाएगा सोडियम का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, बाकी कार्बन, ग्रेफाइट और टंगस्टन इनका प्रयोग हम लोग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बनाने के लिए करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मृत इस्पात तार में अंतर्विष्ट कार्बन की मात्रा क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट बाय ए सॉफ्ट स्टील वायर। तो मृत इस्पात तार में अंतर्विष्ट कार्बन की जो मात्रा होती है ये रहता है दोस्तों आपका 0.1% से लेकर के 0.18% तक। तो 34 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन आर्क वेल्डन में कार्बन क्यों उपयोग किया जाता है, वाई इज कार्बन यूज्ड इन कार्बन आर्क वेल्डिंग। देखिए कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो कार्बन यूज किया जाता है वह किस लिए यूज किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों कि इलेक्ट्रोड अग्र पर कम ऊष्मा का उत्पादन यानी कि जनरेशन ऑफ लेस हीट ऑफ इलेक्ट्रोड टिप। 36 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन आर्क वेल्डन की प्रक्रिया का उपयोग किस पदार्थ के लिए नहीं किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कार्बन आर्क वेल्डिंग इज नॉट यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग की प्रक्रिया का उपयोग जिस पदार्थ के लिए हम लोग नहीं यूज करते हैं वो रहता है दोस्तों हमारा लौह यानी कि आयरन रहता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि धातु आर्क वेल्डन में धनात्मक इलेक्ट्रोड का तापमान क्या है। तो देखिए धातु आर्क वेल्डन में धनात्मक इलेक्ट्रोड का जो तापमान होता है वो होता है 2600 डिग्री सेल्सियस। तो 37 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है स्थानिक वेल्डन में एक दूसरे से वेल्डित करने हेतु धातु कैसे जुड़े होते हैं, हाउ द मेटल्स टू बी वेल्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन स्पॉट वेल्डिंग। तो स्पॉट वेल्डिंग में दोस्तों जो वेल्डिंग होते हैं एक दूसरे से कौन करने धातु कैसे जुड़े होते हैं, तो ये जो धातु होते हैं दोस्तों ये जुड़े होते हैं आपके मैकेनिकल प्रेशर से। तो स्पॉट वेल्डिंग में दोस्तों प्रेशर वेल्ड, इसी को हम लोग प्रेशर वेल्डिंग भी बोलते हैं ना, तो वही चीज है। 39 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विसरण वेल्डन का प्रकार नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेल्डिंग। तो डिफ्यूजन वेल्डिंग यानी कि विसरण वेल्डिंग का जो प्रकार नहीं है वो है दोस्तों आपका यूटेक्टॉइड फ्यूजन वेल्डिंग। तो 39 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पराश्रव्य वेल्डन में इस्तेमाल न्यूनतम आवृत्ति क्या है, व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है, तो ये होता है दोस्तों आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20,000, ठीक, पराश्रव्य वेल्डिंग में। 41 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन कर्तन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली कर्तन टार्च में उपलब्ध विवृतों की संख्या क्या होती है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ओपनिंग्स अवेलेबल इन कटिंग टार्च यूज्ड इन ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। 42 नंबर क्वेश्चन है कार्बन स्टील वेल्डन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग कार्बन स्टील। तो कार्बन स्टील वेल्डिंग के लिए जो विधि उपयोग नहीं किया जाता है वो रहता है दोस्तों पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। 43 नंबर क्वेश्चन है कि जंगरोधी इस्पात के लिए किस विधियों निम्नलिखित विधियों में से कौन सा सर्वोत्तम अनुकूल है। तो विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील के लिए जो सबसे बढ़िया मेथड है वो कौन सा रहता है, तो ये रहता है दोस्तों इलेक्ट्रिक बट वेल्डिंग, विद्युत टक्कर वेल्डन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि जंगरोधी इस्पात का अनिलन किस तापमान पर किया जाता है, यानी कि स्टेनलेस स्टील आर अनिल्ड एट व्हाट टेम्परेचर। तो जंगरोधी इस्पात का अनिलन जो किया जाता है दोस्तों वह किया जाता है 750 से 800 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 45 नंबर का निम्न में से कौन सा डेवलपर का एक प्रकार नहीं है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेवलपर। तो डेवलपर का जो प्रकार नहीं है वह है दोस्तों आपका तेल घुलनशील डेवलपर। तो ऑयल सोल्यूबल डेवलपर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, कितनी देर के लिए दरारों में अंतर्वेशन भीगा रहने दिया जाता है, यानी कि फॉर हाउ लॉन्ग इज ए पेनिट्रेंट अलाउड टू सॉक इन क्रैक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 10 से 30 मिनट तक, यानी कि कितने दरारों में अंतर्वेशन जो भीगा रहने दिया जाता है वह 10 से 30 मिनट भीगा रहने दिया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस रंग के अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है, यानी कि पेनिट्रेंट ऑफ विच कलर आर यूज्ड। तो अंतर्वेशन को उपयोग के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं, तो इसके लिए देखिए इस क्वेश्चन को इसरो ने गलत माना है, ठीक, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, रंजक अंतर्वेशन परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किस दोष का पता नहीं लगाया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज नॉट डिफेक्टेड बाय पेनिट्रेंट टेस्ट, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट, ठीक। तो रंजक अंतर्वेशन परीक्षण द्वारा जिस दोष का पता नहीं लगाया जा सकता है वह रहता है आपका अधात्विक समावेशन, यानी कि नॉन मेटालिक इंक्लूशन। तो 48 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लोटिंग के लिए कितना समय लगता है, विच व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग के लिए दोस्तों कितना समय लिया जाता है, तो ब्लॉटिंग के लिए जो समय लगता है वह 10 मिनट का समय लगता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय कण निरीक्षण से निम्नलिखित दोषों में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट आर नॉट डिफेक्टेड बाय मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफेस क्रैक या पृष्ठ दरार। तो 50 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय कण परीक्षण से निम्नलिखित पदार्थों में से किसका परीक्षण किया जा सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी टेस्टेड यूजिंग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। तो चुंबकीय कण परीक्षण से जिन पदार्थों में इसका परीक्षण किया जा सकता है वह रहता है दोस्तों इस्पात। तो 51 का भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग स्टील के लिए यूज किया जा सकता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धारा अधस्तल असांतत्य का पता लगाने में सहायक है, यानी कि विच करंट इज हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग सब सरफेस डिसकंटिन्यूटीज। यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फुल वेव डीसी, पूर्ण तरंग डीसी। 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्त विलेपन के साथ चुंबकीय कणों को किस प्रकाश के नीचे देखा जाता है। मैग्नेटिक पार्टिकल विथ फ्लोरोसेंट कोटिंग आर सीन अंडर विच लाइट। तो ये जो देखा जाता है दोस्तों ये परावैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट लाइट। तो प्रदीप्त विलेपन के साथ चुंबकीय कणों को परावैंगनी प्रकाश के नीचे देखा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भंवर धारा प्रचालन में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन ईडी करंट ऑपरेशन। तो ईडी करंट ऑपरेशन में जो हीट जनरेट होता है दोस्तों वो हीट जनरेट होता है I²R के हिसाब से। तो 54 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम चादरों के बीच सरेस रेखा के मोटाई को मापने के लिए चादर की मोटाई क्या होनी चाहिए। फॉर मेजरिंग ग्लू लिंक थिकनेस बिटवीन एल्युमिनियम शीट व्हाट शुड बी थिकनेस ऑफ मेटल। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 1.6 mm। 56 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरे द्वारा निर्मित फिल्म को क्या कहा जाता है। द फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सरे इज कॉल्ड एज। तो एक्सरे द्वारा निर्मित फिल्म को दोस्तों हम लोग बोलते हैं एक्सोग्राफ। 57 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध लोहा का गलनांक क्या होता है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आयरन। तो प्योर आयरन का दोस्तों जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। 58 नंबर क्वेश्चन है गलन को जड़ीभूत करने पर कौन सा लोहा बनता है। तो विच आयरन इज फॉर्म व्हेन द मेल्ट इज फ्रोजन। तो यहाँ पर दोस्तों कि गलन को जड़ीभूत करने के लिए जो लोहा बनता है वो बनता है दोस्तों आपका डेल्टल। 58 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि गामा लोहा में जालक का क्या प्रकार है। व्हाट इज द काइंड ऑफ लैटिस इन ए गामा आयरन। तो गामा आयरन में किस प्रकार का लैटिस होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि FCC होता है।
60 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा लोहा केवल कौन सी अवस्था में मौजूद होता है? तो अल्फा आयरन एग्जिस्ट ओनली इन विच कंडीशन? तो देखिए जो अल्फा लोहा होता है यह केवल रूम टेम्परेचर पर ही मौजूद होता है। तो 60 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा वेल्डर का ऑफिशियल पेपर इसरो आईपीआरसी की तरफ से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि पेपर है दोस्तों 2018 का। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिसको भी पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और दोस्तों जो आपका थ्योरी का क्लास है और ऑब्जेक्टिव का क्लास है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।